प्यारे बच्चों, मूल संकल्पना के बाद हम एक नई संकल्पना प्रतिशत संगठन के बारे में आज समझते हैं। प्रतिशत संगठन है क्या, इसका क्या उपयोग है, इन सब चीज़ों को अपने इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो नाम से ही स्पष्ट है कि किसी कंपाउंड में विद्यमान जितने भी अवयव हैं, उन अवयवों के उस कंपाउंड के निर्माण में कितनी प्रतिशत भागीदारी है, वही हमें कैलकुलेट करना है। जैसे हम कहें कि अगर हम बेंजीन का उदाहरण ले लें, बेंजीन ले लें C6H6। यदि हम कहें कि बेंजीन का प्रतिशत संगठन क्या है, तो इसका संगठन कंपोजिशन में कौन कौन से एलिमेंट हैं, तो निश्चित तौर पे आपको दिख रहा है एक कार्बन होगा और एक हाइड्रोजन। अब अगर यह पूछा जाए इसका प्रतिशत संगठन क्या है, परसेंटेज कंपोजिशन क्या है, अर्थात इस मॉलिक्यूल के निर्माण में कार्बन का कितना प्रतिशत योगदान है और हाइड्रोजन का कितना प्रतिशत योगदान है, तो हम इसे एक फार्मूले से कैलकुलेट करते हैं, जो फार्मूला है परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एनी एलिमेंट X इज इक्वल टू मास ऑफ एलिमेंट X in that compound divided by molecular mass of that compound multiplied by 100। अर्थात उस एलिमेंट X की उस कंपाउंड में कितना द्रव्यमान है और उस कंपाउंड का टोटल मॉलिक्यूलर मास क्या है, उसे हम कैलकुलेट करेंगे और फिर यहाँ पे मास ऑफ एलिमेंट्स, जो भी टोटल मास निकल के आया रहेगा, उसको हम मॉलिक्यूलर मास से जब डिवाइड कर देंगे और फिर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यह जो वैल्यू आएगी वही उस कंपाउंड में X की प्रतिशतता होगी। जैसे अगर हम इस उदाहरण को लें तो C6H6 में हाइड्रोजन के कण कितने हैं, 6 हैं, और एक हाइड्रोजन एटम का जो एटॉमिक वेट होता है वह होता है 1। तो टोटल एटॉमिक वेट इसका कितना हो जाएगा, 6 × 1 दैट विल बी 6 AMU। ऐसे ही इस कंपाउंड में कार्बन की संख्या हमारे पास 6 है और एक कार्बन एटम का जो एटॉमिक वेट होता है वह है 12। तो टोटल वैल्यू जो होगी वह आएगी 72 AMU। और यदि हम कहें कि इसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास, तो निश्चित तौर पे यही दोनों जोड़ दीजिए, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 78। अब अगर इन्हीं वैल्यूज़ को हम यहाँ पुट कर दें, और यहाँ पे एटॉमिक मास होगा,
नेक्स्ट होगा आपका ये जो वैल्यू आई, यहाँ पे हम अगर परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालना चाहते हैं तो परसेंटेज मास ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, 6 है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट कंपाउंड कितना है, 78 है, मल्टीप्लाइड बाई 100 कर दीजिए, यही परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन आ जाएगा। अगर हमें परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालना है तो टोटल कार्बन जो प्रेजेंट है इस कंपाउंड में वो 72 AMU है और मॉलिक्यूलर मास यहाँ पे है 78। इसे अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें जो वैल्यू प्राप्त होगी यह हो जाएगी परसेंटेज ऑफ कार्बन। तो इस ढंग से किसी कंपाउंड में परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, परसेंटेज ऑफ कार्बन हमने निकाल ली। तो प्रतिशतता निकालने का तरीका यही है कि जो कंपाउंड दिया गया रहे, जिस तत्व की प्रतिशतता निकालनी हो उस तत्व में उसके कितने कण विद्यमान हैं, कितने एटम विद्यमान हैं उसको निकाल लीजिए और उस एलिमेंट के एटॉमिक मास से उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। जो वैल्यू आएगी वह न्यूमरेटर में हो जाएगी, अंश में आ जाएगा और उस कंपाउंड के मॉलिक्यूलर मास को हम डिनोमिनेटर के रूप में रख लेंगे और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो वैल्यू देगा वही उस एलिमेंट की प्रतिशतता हो जाएगी। जैसे हम एक उदाहरण लें कि फाइंड द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एथेनॉल। अगर हम एक क्वेश्चन लें, फाइंड द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एथेनॉल। तो एथेनॉल हम जानते हैं C2H5OH है। इसमें आपने देखा कि कार्बन की संख्या कितनी है, 2 है। हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 5 यहाँ से, 1 यहाँ से, 6 है। ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, यहाँ पे 1 है। ये तो इनके नंबर्स हो गए, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। नेक्स्ट में हम यहाँ पे अगर लिख लें इनका एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास, तो कार्बन का एटॉमिक मास 12 होगा, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16। अब टोटल मास प्रेजेंट इन कंपाउंड, इस कंपाउंड में टोटल मास कार्बन के कितने प्रेजेंट होंगे। तो कार्बन यहाँ पे टोटल नंबर 2 था, एटॉमिक मास इसका 12 था, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो 24 आ जाएगा। हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स 6 थे, एटॉमिक मास 1 था, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 आ जाएगा। ऑक्सीजन का 1 था, यहाँ पे 16 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा। ये तो हो गया मास प्रेजेंट इन दैट कंपाउंड। अब अगर हम इसका परसेंटेज कंपोजिशन निकालना चाहें तो आप जानते हैं कि परसेंटेज ऑफ कार्बन की जो वैल्यू होगी वो बराबर होगी मास ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन दैट कंपाउंड, दैट इज इक्वल टू
24 to mass of carbon present in compound divided by molecular mass of compound। अब मॉलिक्यूलर मास आएगा कहाँ से, हम इसको लिख सकते हैं, ये जो वैल्यू इस दोनों सब पूरे का सम आएगा यही मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे 646 है। तो यहाँ पे अगर वैल्यू पुट कर दें हम तो टोटल वैल्यू 24 नीचे 46 मल्टीप्लाइड बाई 100। इसी चीज़ को सॉल्व कर लीजिए, जो भी आएगा ये परसेंटेज ऑफ कार्बन आ जाएगा, जो भी वैल्यू यहाँ आएगा। नेक्स्ट है परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। तो मास ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट इन कंपाउंड डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड, मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड सेम वही चीज़ है, मल्टीप्लाइड बाई 100, सॉरी यहाँ 100 से मल्टीप्लाई, ये वैल्यू आपको देगा 6 डिवाइडेड बाई 46 मल्टीप्लाइड बाई 100। इसे सॉल्व करिए, जो आएगा वो आंसर होगा आपका। नेक्स्ट परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकाल लीजिए। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन आप देख रहे हैं सेम ऐसे ही, यहाँ पे 16 डिवाइडेड बाई 46 मल्टीप्लाइड बाई 100 आ जाए, ये आंसर। तो हमने देखा कि यदि हमें किसी कंपाउंड का परसेंटेज कंपोजिशन निकालना हो तो हम इस चार्ट की मदद ले सकते हैं, लेकिन यह चार्ट बनाना एक इनिशियल स्टेज के लिए उचित है, क्योंकि धीरे धीरे जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप सीधे देख के बता सकते हैं कि इसका परसेंटेज कंपोजिशन क्या होगा। सीधे आप देख कर यहाँ से इस स्टेप पे पहुँच जाएंगे, किंतु अभी इनिशियल स्टेज में आप इन स्टेप्स को फॉलो करिए तो आपके न्यूमेरिकल्स निकलते जाएंगे और एक भी क्वेश्चन इसमें से आपका फंसेगा नहीं। तो हम इसमें मैंने किया क्या कि सबसे पहले उस कंपाउंड को लिखा गया है, उस कंपाउंड में विद्यमान डिफरेंट एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एटम्स की संख्या हमने लिख ली, उस एलिमेंट के एटॉमिक मास को हमने लिख लिया। एटॉमिक मास को नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो एटम्स हैं उनको हमने मल्टीप्लाई कर करके टोटल मास उस एलिमेंट के उस कंपाउंड में कितने प्रेजेंट हैं उसको हमने लिख लिया। और फिर परसेंटेज कंपोजिशन के हिसाब से जो फार्मूला हमारा है, मास प्रेजेंट इन दैट कंपाउंड डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाइड बाय 100 से, इसको हम कैलकुलेट कर लें। तो यहाँ पे इस ढंग से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। इस पर हम कुछ क्वेश्चंस आपको सेंड कर देंगे, आप उसे लगाइएगा। यदि कोई समस्या आएगी तो फिर हम उसको डिस्कस करेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एम्पिरिकल फार्मूला या मूलानुपाती सूत्र। किसी कंपाउंड का मूलानुपाती सूत्र क्या होता है, आइए हम देखते हैं। An empirical formula represents the simplest whole number ratio of various atoms present in that compound। अर्थात किसी यौगिक में उपस्थित विभिन्न परमाणुओं के सरलतम
पूर्ण संख्या अनुपात के रूप में प्रदर्शित सूत्र को ही हम मूलानुपाती सूत्र कहते हैं। परिभाषा के रूप में अपेक्षाकृत जटिल प्रतीत हो रही है संकल्पना, वास्तव में काफ़ी आसान संकल्पना है। इसमें हम यह देखते हैं कि जैसे कोई कंपाउंड हमारा है, हमने ले लिया बेंजीन C6H6 बेंजीन। हम यहाँ पे इन दोनों का रेशियो देख रहे हैं। इसमें उपस्थित विभिन्न परमाणुओं के सरलतम पूर्ण संख्या अनुपात। तो अगर हम इसमें उपस्थित परमाणु देखें तो कार्बन और हाइड्रोजन है, इनका संख्यात्मक अनुपात 6:6 है। अगर हम इसे सरलतम बना दें तो निश्चित तौर पे यह रेशियो हो जाएगा 1:1। अब यदि इस सरलतम अनुपात के रूप में प्रदर्शित सूत्र, अर्थात एक कार्बन है तो कार्बन की संख्या हम 1 ले लें, एक हाइड्रोजन है तो इसकी संख्या 1 ले लें, तो जो यह सूत्र बना CH, इसी को हम बेंजीन का मूलानुपाती सूत्र कहें या एम्पिरिकल फार्मूला कहें। अर्थात किसी कंपाउंड में विद्यमान जो भी अवयव होंगे, एलिमेंट होंगे, उनकी संख्याओं का सरलतम पूर्ण संख्यात्मक अनुपात हम निकाल लें। वह जो अनुपात आए उस अनुपात में ही हम उन एलिमेंट्स की संख्या को रिप्रेजेंट कर दें, तो जो सूत्र बनेगा वही हमारा मूलानुपाती सूत्र बनेगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बेंजीन के लिए मूलानुपाती सूत्र आया हमारा CH। मूलानुपाती सूत्र निश्चित तौर पे एक स्केलेटन है, ढांचा है जिस पर अणुसूत्रों का निर्माण किया जाता है। क्योंकि आप देखेंगे कि CH अन्य पदार्थों का भी मूलानुपाती सूत्र हो सकता है। जैसे हम कहें कि एथाइन ले लीजिए, C2H2। C2H2 आप जानते हैं ये कंपाउंड है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, एथाइन। लेकिन अगर हम इसका एम्पिरिकल फार्मूला निकालें तो इसमें भी आपको दिख रहा है कार्बन हाइड्रोजन 2 एलिमेंट हैं, दोनों की संख्या 2 है। अगर इसका हम सरलतम अनुपात निकालेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। अब इस सरलतम पूर्णांक संख्या अनुपात के रूप में अगर हम इस कंपाउंड को लिखेंगे तो निश्चित तौर पे ये C और H के रूप में प्रदर्शित होगा। तो आप देख रहे हैं कि जो एथाइन था, इस एथाइन का भी एम्पिरिकल फार्मूला CH आ गया और बेंजीन का भी मूलानुपाती सूत्र CH आ गया। तो यहाँ से आपको प्रदर्शित हो रहा है, मूलानुपाती सूत्र देखकर हम यह नहीं बता सकते यह किस कंपाउंड का मूलानुपाती सूत्र है। किंतु यदि हमें मूलानुपाती सूत्र ज्ञात हो और साथ ही साथ हमें यह पता हो कि जिस कंपाउंड का मूलानुपाती सूत्र है उसका अणुभार इतना है, तब हम उस कंपाउंड का अणु सूत्र ज्ञात कर पाएंगे। तो मूलानुपाती सूत्र या एम्पिरिकल फार्मूला का यही इम्पोर्टेंस है कि किसी कंपाउंड के अणुभार ज्ञात होने पर उसका हम अणु सूत्र ज्ञात कर पाते हैं। तो अगले टॉपिक में हम उस डिस्कशन को करेंगे। पहले तो हम यह यहाँ देखें कि किसी कंपाउंड का हम मूलानुपाती सूत्र ज्ञात कैसे करते हैं, उसके कौन कौन से चरण हैं। ये तो मैंने अणु सूत्र से मूलानुपाती सूत्र निकाल के आपको दिखाया, तो काफ़ी आसान है।
किंतु यदि हमारे पास किसी कंपाउंड में विद्यमान एलिमेंट्स की प्रतिशतता दी गई हो, जैसे हमको कहा जाए कि एक कंपाउंड है जिसमें कार्बन की प्रतिशतता इतनी है, हाइड्रोजन है उसकी प्रतिशतता 4.07 है, तथा क्लोरीन है जिसकी प्रतिशतता 71.65 है, तो उस कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला ज्ञात करिए या उसका मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करिए। इस न्यूमेरिकल को करने के लिए आपको एक टेबल की ज़रूरत पड़ती है और वह टेबल आपके सामने यहाँ पे हमने पहले से बना रखा। अब देखिए इसमें हमको क्या प्रोसेस करना है, कैसे हम इस कंपाउंड का मूलानुपाती सूत्र निकाल पाएं। तो यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और देखेंगे कि कैसे हम करते हैं। ये चीज़ें तो हमें ज्ञात रहेंगी, इसके हमें परमाणु भार, कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनके परमाणु भार ज्ञात हैं, अगर नहीं ज्ञात रहेंगे तो निश्चित तौर पे क्वेश्चन में दिया रहेगा, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि हमें याद नहीं है कोई, तो अगर नहीं है याद रहेगा तब भी आपको क्वेश्चंस में दिया रहे। तो यह ज्ञात है, यह ज्ञात है और यह परमाणु भार वाला कॉलम भी आपको न्यूमेरिकल्स में मिलेगा, ज्ञात रहेगा। तो यहाँ पे कार्बन है तो कार्बन का परमाणु भार आप जानते हैं 12 होता है, हाइड्रोजन का परमाणु भार आप जानते हैं 1 होता है, क्लोरीन का आप जानते हैं 35.5 होता है, और नहीं जानते हैं तो ये न्यूमेरिकल्स में रहेगा, आप इससे निश्चिंत रहें। नेक्स्ट स्टेप जो होगा वह हमारा मूलानुपाती सूत्र निकालने का पहला चरण है। इसमें हम करते क्या हैं कि सापेक्षिक परमाणविक अनुपात ज्ञात करते हैं, रिलेटिव एटॉमिक रेशियो। रिलेटिव एटॉमिक रेशियो का जो फार्मूला होता है रेशियो का जो फार्मूला है यह है परसेंटेज कंपोजिशन डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि परसेंटेज कंपोजिशन इसका कितना है 24.27, ये हो जाएगा 24.27 डिवाइडेड बाई 12। तो कार्बन के लिए रिलेटिव एटॉमिक रेशियो की जो वैल्यू आएगी, सापेक्षिक परमाणविक अनुपात जो आएगा वह आएगा 24.27 डिवाइडेड बाई 12। अगर हम इसको सॉल्व करें तो यह वैल्यू 2.02 के आसपास आ रहे। नेक्स्ट यही काम हम हाइड्रोजन के लिए करेंगे। जब हाइड्रोजन के लिए करेंगे तो परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन लिखिए 4.07 डिवाइडेड बाई इसका एटॉमिक वेट 1 है तो 1, दैट विल गिव यू 4.07। नेक्स्ट हमारा है सेम वर्क हम क्लोरीन के लिए करेंगे, दैट विल गिव यू 71.65 डिवाइडेड बाई 35.5। यदि हम इसको डिवाइड करें तो ये भी वैल्यू लगभग 2.02 के आसपास आते हैं। इस चरण के बाद हमारा नेक्स्ट चरण होता है सिंपल एटॉमिक रेशियो निकालना। सिंपल एटॉमिक रेशियो। इसमें हम करते क्या हैं, यहाँ पे रिलेटिव एटॉमिक रेशियो आया था जो एटॉमिक रेशियो डिवाइडेड बाई लोवेस्ट रिलेटिव एटॉमिक रेशियो।
या स्मॉलेस्ट रिलेटिव एटॉमिक रेशियो, अर्थात जो रिलेटिव एटॉमिक रेशियो आए उनको हमें इनमें से जो सबसे छोटा आया हो उसी से भाग कर देना है। तो यहाँ पे देख रहे हैं सबसे छोटा 2.02, 2.02 दो जगह आया है, तो हम किसी एक को लेकर के सबको डिवाइड कर दें। जब यहाँ डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी 2.02 डिवाइडेड बाई 2.02, सबसे छोटा जो कि 2.02 ही है, तो यह वैल्यू आ जाएगी 1। नेक्स्ट हमारा है 4.07 डिवाइडेड बाई 2.02, यह वैल्यू भी अप्रॉक्सीमेट 2 के आसपास आ रही है। नेक्स्ट हमारा आ रहा है, यहाँ पे हम करेंगे 2.02 डिवाइडेड बाई जो लोवेस्ट था 2.02 से डिवाइड करेंगे, ये वैल्यू आ जाएगी 1। तो जो हमारा सिंपल एटॉमिक रेशियो आया वह रेशियो यहाँ पे दिख रहा है इस क्वेश्चन में, तो सब पूर्णांक संख्याएं आ गई हैं। किंतु यदि यह पूर्णांक संख्याएं न रही होती तो हम इन्हें पूर्णांक संख्याओं में कन्वर्ट करते। पहले हम इसको देख लेते हैं, फिर अभी हम थोड़ा सा चेंज कर करके उसको दिखाते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा रेशियो आ गया वो कार्बन रेज टू हाइड्रोजन रेज टू Cl का जो रेशियो आया वह आ रहा है 1 रेज टू 2 रेज टू 1। तो इसका जो एम्पेरिकल फार्मूला होगा वह बन जाएगा C, 1 है तो 1 ही रहेगा, या इसको मैं लिख दें अभी समझाने के लिए, C1 H2 2 है, Cl 1। और हम जानते हैं कि जहाँ पे 1 होता है उन अंकों को नहीं लिखा जाता है, इसको हम लिख सकते हैं CH2Cl। यही हमारा इस प्रॉब्लम में जो दिया गया कंपोजिशन था उसके अनुरूप इसका एम्पिरिकल फार्मूला हो जाएगा। तो यहाँ तो जो सरल परमाणविक अनुपात हमारा था वो सीधे सीधे 1:1 आ गया था, जो कि दिख रहा है कि ये पूर्ण संख्यात्मक अनुपात है। किंतु यदि हम मान लें कि हमारा जो सिंपल एटॉमिक रेशियो आया था वह वैसा ना आया होता, वह कुछ इस ढंग से आ गया होता, जैसे हम लें इसी प्रॉब्लम में हम मान लें कि कार्बन की जो प्रतिशतता आई है वो 1.5 आ जाती। सिंपल एटॉमिक रेशियो की जो वैल्यू है वह कार्बन के केस में मान लीजिए, हम यहाँ पे मान लें, समझाने के लिए केवल आपको दिखा रहे हैं इस चीज़ को, आंसर तो इसका यही आएगा। यदि यहाँ पे 1.5 है, हाइड्रोजन की जो प्रतिशतता आई थी वह आपकी 2 ही रहती, और जो क्लोरीन की प्रतिशतता आई है यह 1 रहती। तो हम क्या करते, तब हमारा सिंपल रेशियो कैसे लिखा जाता? तो चूंकि यह जो होता है एम्पिरिकल फार्मूला सरलतम पूर्ण संख्या अनुपात के रूप में रिप्रेजेंटेड फार्मूला है, लेकिन यहाँ पे 1.5 तो पूर्ण संख्या है नहीं, तो हम करेंगे क्या, इसको पूर्ण संख्या बनाएंगे। और पूर्ण संख्या बनाने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, इस 1.5 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको यदि हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें
तो ये वैल्यू आ जाएगी 3। 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगी। तो जब हमने एक एलिमेंट के लिए मल्टीप्लाई किया तो सब के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उस दशा में जो वैल्यू आएगी हमारी वह हो जाएगी 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगी, और क्लोरीन में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगी। अब हमारा जो सिंपल होल नंबर रेशियो है वह बन गया 3:4:2, और इस दशा में यह चूंकि कार्बन था, यह हाइड्रोजन था और यह क्लोरीन था, तो हमारा जो एम्पिरिकल फार्मूला होगा C3H4Cl2 होगा। तो ध्यान रखना है आपको कि यदि यहाँ पे सिंपल एटॉमिक रेशियो पूर्ण संख्यात्मक वैल्यूज़ आएँ तब तो कुछ करना ही नहीं है, सीधे सीधे वो रेशियो लिखिए और उन एलिमेंट्स के साथ एक्रोनिम लगा करके वही रेशियो जो आए एक्रोनिम लगा करके आप इसको लिख देंगे। किंतु यदि वह पूर्ण संख्या नहीं आ रहा है तब हम क्या करेंगे, उस दशा में हम उसे पूर्ण संख्या बनाएंगे। पूर्ण संख्या बनाने के लिए हमें किसी ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करना होगा जिससे यह संख्या जो फ्रैक्शन में हो वह पूर्ण संख्या बन जाए, और जब वह पूर्ण संख्या बन जाएगी जिससे हमने इसको पूर्ण संख्या बनाने के लिए मल्टीप्लाई किया है तो उसी अंक से हम सभी में मल्टीप्लाई कर देंगे, और जब सभी में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो जो संख्या मिलेगी वही हमारा क्या होगा, पूर्ण संख्यात्मक अनुपात होगा। और उस पूर्ण संख्यात्मक अनुपात के अनुक्रम में हम एम्पिरिकल फार्मूला को लिख देंगे। नेक्स्ट हमारा है कि यदि एम्पिरिकल फार्मूला आ जाए तो हम किसी कंपाउंड का अणुसूत्र कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले तो अणुसूत्र है क्या इसको देखते हैं, और फिर मूलानुपाती सूत्र से कैसे हम उसका अणुसूत्र निकालते हैं इसे हम देखते हैं। तो अणुसूत्र है क्या, जैसे हमने कहा कि C6H6, तो ये हमारा बेंजीन था, और C2H2 ये हमारा एथाइन था। अभी हमने इस चीज़ को डिस्कस किया। सरल अनुपाती सूत्र या मूलानुपाती सूत्र के अनुरूप तो ये इसका भी CH था और इसका भी CS था, किंतु यह जो संख्या है, यह जो सूत्र लिखा गया मूलानुपाती सूत्र, यह इस कंपाउंड में कार्बन तथा हाइड्रोजन की संख्या के सरल अनुपात को रिप्रेजेंट करता है। अब उस कंपाउंड में वास्तव में कार्बन की कितनी संख्या है या वास्तव में हाइड्रोजन की कितनी संख्या है, उस वास्तविक संख्या के आधार पर उस कंपाउंड का जो सूत्र लिखा जाएगा उसे हम उसका अणुसूत्र कहेंगे। अर्थात किसी यौगिक के एक अणु में उपस्थित विभिन्न प्रकार के परमाणुओं की वास्तविक संख्या के रूप में प्रदर्शित सूत्र को हम उसका अणुसूत्र कहेंगे। दैट इज मॉलिक्यूलर फार्मूला shows the exact number of different types of atoms present in a molecule of that compound। अर्थात जहाँ मूलानुपाती सूत्र उस कंपाउंड में विद्यमान तत्वों के सरलतम अनुपात को प्रदर्शित करता है, वहीं अणुसूत्र उस कंपाउंड में विद्यमान तत्वों के वास्तविक संख्या को निरूपित करता है। अब प्रश्न उठता है कि मूलानुपाती सूत्र से हम अणुसूत्र को कैसे लिख पाते हैं। तो आइए इसे हम देखते हैं। मूलानुपाती सूत्र अगर हमें पता हो किसी का, तो
अणसूत्र लिखने का जो तरीका है, अणसूत्र बराबर होगा मूलानुपाती सूत्र और इसमें हम यहाँ पे एक संख्या n लिख देंगे। ये एक्रोनिम एक हम n लगाएंगे। इस एक्रोनिम को जब हम मूलानुपाती सूत्र के ऊपर ऑपरेट कर देंगे तो हमें अणसूत्र मिल जाएगा। जैसे अभी हमने यहाँ पे देखा कि मूलानुपाती सूत्र एक आया था CH2Cl। अगर हम इस CH2Cl के साथ एक्रोनिम 2 लगा दें तो निश्चित तौर पे इस एक्रोनिम को अगर हम इसके ऊपर ऑपरेट करें तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कार्बन की एक संख्या है, हाइड्रोजन की 2 संख्या है, क्लोरीन की 1 संख्या है। अगर इस एक्रोनिम 2 को हम ऑपरेट करें इस पर तो जो वैल्यू आएगी वो C2H4Cl2 आ जाएगा। तो यह हमारा हो जाएगा अणुसूत्र। और यह जो दिया गया था CH2Cl अंदर जो दिया गया है ये हमारा था मूलानुपाती सूत्र। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि ये n कहाँ से आएगा, n को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो n कैलकुलेट करने का तरीका इस ढंग से है कि हम n के लिए n इज इक्वल टू उस पदार्थ का अगर हमें अणुभार दिया गया हो, उस कंपाउंड का अणुभार हमें पता हो और यदि हम इसे मूलानुपाती सूत्रभार से डिवाइड कर दें तो हमें n की वैल्यू प्राप्त होती। मॉलिक्यूलर वेट को जब हम एम्पिरिकल फार्मूला वेट से डिवाइड कर दें तो जो दोनों का डिवीज़न का अमाउंट आएगा, नंबर आएगी, वही नंबर हमारा n होगा। अब मूलानुपाती सूत्रभार कैसे निकालते हैं? जैसे हम अणुभार निकालते हैं सेम ऐसे ही हम मूलानुपाती सूत्रभार निकाल लेंगे। जैसे हम कहें कि CH2Cl का मूलानुपाती सूत्रभार निकालना है तो ये तो मूलानुपाती सूत्र है। अब इसमें कार्बन 1 है तो 12 हो जाएगा, हाइड्रोजन 2 हैं तो 2 हो जाएगा, क्लोरीन का एक एटॉमिक वेट जो होता है 35.5 होता है। अब यदि इन सबों को हम सम करें तो जो वैल्यू आएगी वही हमारा इस कंपाउंड का मूलानुपाती सूत्रभार होगा। जैसे अगर हम इसको ऐड करें तो 5, 4, 9 एंड 3, 1, 4 इतने AMU आ जाए या U तो 49.5 आ गया। अब यदि हमें अणुभार दिया होता, जिस कंपाउंड का यह मूलानुपाती सूत्र है उसका अणुभार अगर हमें ज्ञात हो तो हम उसके मूलानुपाती सूत्रभार से इसको डिवाइड करके n की वैल्यू निकाल लेंगे और जो n की वैल्यू आए उसे हम पुट करके यहाँ पे इस ढंग से उसका हम अणुसूत्र ज्ञात कर लेंगे। एक हम उदाहरण लेते हैं और फिर यह प्रक्रिया आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगी। तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं जिसे अभी आपने एक स्टेप तक सॉल्व किया है। प्रश्न पूर्णतः हम एक बार लिख दे रहे हैं कि पूरा प्रश्न कैसे दिया जा सकता है, कैसे आएगा, और फिर उस पर हम जैसे हम कहें कि एक यौगिक में 4.07
इस प्रश्न को हम लोगों ने ले रखा है पहले भी। हाइड्रोजन इतने परसेंट हाइड्रोजन, 24.27% कार्बन तथा 71.65% क्लोरीन है। इसका मूलानुपाती सूत्र ज्ञात कीजिए। एक तो ये प्रश्न इसमें बन जाएगा। दूसरा इसमें है कि यदि इसका आणविक द्रव्यमान 98.96 AMU हो तो उसका अणुसूत्र ज्ञात कीजिए। देखिए इस टाइप के प्रश्न इसमें बनेंगे। जैसे इसमें कहा गया है कि इन ए कंपाउंड 4.07% इज हाइड्रोजन present carbon is 24.27% and present chlorine is 71.65%. Then find the empirical formula of that compound. यह काम हम पहले कर चुके हैं, अभी जस्ट पहले हमने इसको किया है। सेकंड पार्ट इसका है कि यदि इसका आणविक द्रव्यमान मॉलिक्यूलर वेट 98.96 AMU हो तो फाइंड द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ दैट कंपाउंड। तो अभी हमने इस वाले खंड को सॉल्व किया था और देखा था इसका जो एम्पिरिकल फार्मूला आया था वह आया था CH2Cl। अब हमसे पूछ रहा है कि इसका अणुसूत्र क्या होगा, आप कैलकुलेट करिए। तो निश्चित तौर पे अगर ये मूलानुपाती सूत्र आ गया, एम्पिरिकल फार्मूला आ गया, तो इसकी मदद से हम मूलानुपाती सूत्र भार निकाल लेंगे, एम्पिरिकल फार्मूला वेट निकालेंगे। एम्पिरिकल फार्मूला वेट आएगा क्या, अभी हमने सॉल्व किया था, यह आएगा कार्बन 12 + 2 + 35.5 that will be 49.5 AM। अब इसमें कह रहा है कि आणविक द्रव्यमान इसका दिया गया है। तो आणविक द्रव्यमान अर्थात अणुभार इसका पता है हमें, ये दिया गया है 98.96। तो n की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, इसलिए n विल बी इक्वल टू अणुभार बटे मूलानुपाती सूत्र भार। मूलानुपाती सूत्र भार ये आ गया 98.96 डिवाइडेड बाई 49.5। अगर इसको हम कट करें तो देख रहे हैं कि n की वैल्यू 2 आ जा रहा है। और जब n की वैल्यू 2 आ गई तो हम इसका अणुसूत्र लिख सकते हैं। इसलिए अणुसूत्र ये बराबर होगा मूलानुपाती सूत्र, एक्रोनिम लगा दें 2। तो यहाँ जब इसको लिखेंगे तो आ जाएगा मूलानुपाती सूत्र हमारा CH2Cl आया है, एक्रोनिम 2 लगा दें तो जो वैल्यू आएगी अणुसूत्र की हमारी क्या हो जाएगी C2H4Cl2। तो इस ढंग से हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं
यदि अणुभार दिया हो या आणविक द्रव्यमान दिया हो तो हम किसी पदार्थ का अणुसूत्र कैसे निकाल पाएंगे। तो इस लेक्चर में हमने देखा कि परसेंटेज कंपोजिशन क्या है। परसेंटेज कंपोजिशन की मदद से हम मूलानुपाती सूत्र कैलकुलेट कर पाते हैं और मूलानुपाती सूत्र की मदद से यदि उस कंपाउंड का आणविक द्रव्यमान या मॉलिक्यूलर वेट दिया गया हो तो हम उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला या अणुसूत्र कैसे ज्ञात कर पाते हैं। तो इन टॉपिक से जुड़ी हुई क्वेश्चंस या एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं वे मैं आपको सेंड कर दूंगा, आप उसको सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा स्टाइक्योमेट्रिक प्रॉब्लम्स, जिसमें स्टाइक्योमेट्री से जुड़े हुए कंसेप्ट को हम डील करेंगे। वास्तव में स्टाइक्योमेट्री न्यूमेरिकल है, रिएक्शंस पे बेस्ड रासायनिक गणनाएं हैं। तो हम अगले लेक्चर में अपने स्टाइक्योमेट्री को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।